दोस्तों, स्वागत है साहित्य सहचर के इस नया यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज हम लोग आप लोग के एग्ज़ाम में आने वाले मैथ्स के वो सारे क्वेश्चन करेंगे। एक तरह से मैं लगभग 20-25 क्वेश्चंस लेके आ गया हूँ, जो आपके एग्ज़ाम में रेगुलर पूछे जा रहे हैं। तो मैं ये नहीं चाहता हूँ कि आप हमारे संपर्क में रहकर भी मैथ्स के क्वेश्चन छोड़ के आएँ। ऐसा मैं कभी नहीं चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप एग्ज़ाम में जाएँ और मैथ्स के क्वेश्चन करें और बिल्कुल सही करके आएँ। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप कंसेप्ट पहले से पढ़े हैं, ये एक अच्छी बात है, लेकिन उसके लिए ये ज़रूरी है कि आप क्वेश्चन्स का अधिक से अधिक प्रैक्टिस करके जाएँ। तो मैं आपके लिए मैक्सिमम जो है 3 से 4 क्वेश्चन हर एक जो है एवरेज से हो, चाहे प्रतिशत से हो, चाहे लाभ-हानि से हो, चाहे नाव धारा से हो या रेलगाड़ी से संबंधित गाड़ी हो या वर्क एंड टाइम से हो, टंकी से हो, सारे जो है एक तरह से मिक्सअप ले आके आ गया हूँ। तो ये हो सकता है कि वीडियो थोड़ा-सा लंबा हो जाए, तो आप लोग बर्दाश्त कर लीजिएगा। मुझे पता है कि जो आप लोग में से बहुत कम ही लोग पूरा वीडियो देखते हैं। मुझे ये कोई आश्चर्यजनक नहीं है, न्यू अ, वेंचर पे सारे लोग इस तरह से ही करते हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है। मुझे उम्मीद है कि आप भी पूरा नहीं देखेंगे, पर लेकिन मेरे तरफ से कंटेंट में कोई कमी नहीं रहेगी, ये भी आप ध्यान रखिएगा। क्योंकि मैं जनरली क्वेश्चंस को देखते रहता हूँ, तो इससे ये समझ आता है कि यहाँ से पूछा पूछा गया, तो यहाँ से जो है बच्चों को बताओ, ठीक है? तो मेरा ये रहता है। तो चलिए सीधा शुरू करते हैं, अधिक बातें ना करें, क्योंकि मुझे पता है कि आप लोग का एग्ज़ाम है और मैं हमेशा कहूँगा कि आप जो है एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से ही रहें, ठीक है? तो चलिए सीधा शुरू करते हैं, ओके? तो ये हम जो है व्हाइट बोर्ड ले लिए हैं और व्हाइट बोर्ड पे आपके प्रश्न भी दिखते रहेंगे, ओके? तो देखो, ये पहला जो है आपको टाइम एंड वर्क जो आसान सबसे आसान माना जाता है, बट बचपन में जिस तरह से आप लोग को बताया गया होता है, उसमें काफ़ी सबसे कठिन चैप्टर यही माना जाता है। पर मैं इसको आप बिल्कुल आसानी से कर पाएँगे सारे क्वेश्चन, ठीक है? तो हर से मैं कोशिश कर रहा हूँ कि 2 या 3 प्रश्न बताऊँ, जिससे कि आप आराम से कर पाएँगे सारे क्वेश्चन, और ऐसा नहीं कि जो है बहुत हाई लेवल से हम लोग को कुछ करना है, ऐसी कोई बात ही नहीं है, ठीक है? हम लोग को जो है सिर्फ़ और सिर्फ़ जो है एक तरह से जो है जो क्वेश्चन आता है हमारे यहाँ, तो वही प्रश्न करने हैं हमें। ऐसा नहीं कि जो है हम लोग बहुत सारे प्रश्न इधर-उधर के करने लगेंगे, नहीं। ठीक है? हमें हमेशा एग्ज़ाम ओरिएंटेड रहना चाहिए। ठीक? तो आप आइए चलते हैं। देखो, मैं आपके लिए ये सोच के लाया था कि प्रश्न संख्या छठा करूँगा। छठा में आप देखेंगे, एक तरह से आपको जो है ये छठा जो प्रश्न है, वो आपको सारा चीज़ बता देगा, टाइम एंड वर्क्स के सारे कंसेप्ट बता देगा एक साथ ही। ठीक है? इसीलिए मैं छठा क्वेश्चन करना चाहूँगा। ठीक? कह रहा है कि ए और बी किसी कार्य को 15 दिन में और 10 दिन में कर सकता है। उन्होंने मिलकर कार्य करना आरंभ किया, किंतु 2 दिन पश्चात किसी कारणवश कौन कार्य छोड़ दिया? बी छोड़ दिया। ठीक है? तो शेष कार्य अकेले ने पूरा किया। संपूर्ण कार्य कितने दिनों में पूरा होगा? आपसे पूछ रहा है कि चलिए व्हाइट बोर्ड लेते हैं। ठीक? क्वेश्चन समझने की कोशिश करते हैं। कहा जा रहा है, हुँ, कहा जा रहा है कि ए किसी कार्य को और बी किसी कार्य को कितने-कितने दिन में करता है? ठीक है? 15 और 10 दिन में। ए 15 और बी 10 दिन। ए 15 दिन और बी 10 दिन में करता है। लेकिन 2 दिन बाद क्या हुआ? 2 दिन कंडीशन, 2 दिन बाद क्या हुआ? ये बी जो है छोड़ के चला गया। तो पहले हमें कोई टाइम एंड वर्क का जो क्वेश्चन आप करेंगे ना, आपको हमेशा जो है करने वाले का कैपेसिटी पता होना चाहिए। ठीक है? जो वर्कर हैं, जो काम करने वाले हैं, उसका कैपेसिटी क्या है? तो उसको कैसे हम पहले जो है हम टोटल वर्क निकाल लेंगे, कितना होगा, ठीक है? तो आपको जो डेज़ दिया हुआ है ना, उसका एलसीएम ले लीजिए। कितना एलसीएम होगा? 15 और 30 जो है 10 का एलसीएम जो है वो 30 होगा। आप लोग एलसीएम निकाल लेते होंगे, मुझे इतना उम्मीद है। जो नहीं निकाल पाते हैं, वो अपना देख लीजिए। 15 को 5 इंटू 3 लिखेंगे और 10 को 5 इंटू 2 लिखेंगे। 5 दोनों में कॉमन है, एक बार ही लिखेंगे, जो कॉमन नहीं है उसको अलग-अलग लिख देंगे। ठीक है? तो 15 दूनी 30, ठीक? तो इस तरह से 30 एलसीएम हुआ। ये मैं बताने के मूड में नहीं रहता हूँ जनरली,
ठीक है, तो ये आप लोग अपने से करेंगे, एलसीएम तो आता ही होगा, फिर भी मैंने एक बार बता दिया। अब देखो टोटल वर्क इतना है, ठीक है, टोटल वर्क इतना है और ये कितने दिन में करता है, ये 15 दिन में, ठीक है। तो इसकी कैपेसिटी कितनी हो गई, टोटल वर्क, टोटल कैपेसिटी का फॉर्मूला आप लिख लो, टोटल वर्क TW लिख दे रहा हूँ अपन टोटल डेज, ठीक है, टोटल वर्क, वर्क अपन डेज लिखिए, कुछ भी लिखिए, तो ये है इसकी कैपेसिटी, ठीक। तो 30/15 2 हो गई ए की कैपेसिटी और बी की कैपेसिटी 30/10 3 हो गई। अब देखो दोनों की कुल कैपेसिटी कितना हो गया, 2 + 3 5 हो गया, ठीक है, 5 कैपेसिटी हो गया। इसको थोड़ा मिटा दूँ, कुछ एरिया मिटा लेता हूँ जैसे कि हमें लिखने में आसानी हो जाएगी, ठीक है। आप लोग आराम से धीरे धीरे समझिए, ऐसा नहीं कि जो है सुपर फास्ट बन जाएंगे और कुछ समझ ही नहीं आया, इस तरह से नहीं करना है हमें, ठीक है। हमें जो है ध्यान रखना चाहिए कि हम जो है आराम से सीख लेंगे, एक बार सीख लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। अब देखो कह रहा है 2 दिन दोनों मिल के काम किए, तो एक दिन में दोनों की कैपेसिटी कितनी हो गई, 5 की, 2 दिन में कितना काम किए होंगे, 2 डेज में कितना वर्क किए होंगे ये लोग, 2 × 5 मतलब 10 वर्क किए होंगे। रेस्ट कितना बच गया या रिमेनिंग कितना है, टोटल वर्क 30 है, 10 कर लिया तो 20 बच गया। अब देखो टोटल वर्क 20 है, कर लिया, जो है करने वाले लेकिन कौन बचे, ये तो गया, बी तो गया, बी निकल लिया, बी तो कहा कि अब हम काम नहीं करेंगे। जब बी निकल लिया, जब बी निकल लिया ये, तो अब सिर्फ ए बचा। हाँ, तो ए की कैपेसिटी कितना है, ए का कैपेसिटी 2 है, ठीक है, और टोटल वर्क आपके पास 20 है, तो डेज कितना लग जाएगा, तो 20/2 10 और 10 दिन लगेगा, ठीक है। आपसे पूछ रहा है कि टोटल कितना डे लगा होगा, तो टोटल डेज कितना लग गया, 2 दिन तो वो लोग साथ मिलकर काम किए, अकेले ये काम कर रहा है तो 10 दिन और लग रहा है, ठीक। तो 10 + 2 दिन जो लगा था 12 दिन, क्या हमारा आंसर 12 है ऑप्शन में, तो आप देखेंगे ऑप्शन में आपको 12 मिल रहा है, तो आप खोज पाएंगे कि देखिए ऑप्शन नंबर 3 में 12 खोज पा रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम जो है एक काम ऐसा भी हो सकता था, एक प्रश्न ऐसा भी बन सकता था कि जो है ए किसी कार्य को 15 दिन में करता है, बी जो है 10 दिन में करता है, दोनों मिलकर कितने दिन में करेगा, तो दोनों की कैपेसिटी कितनी है, 5 5 है कैपेसिटी और टोटल वर्क 30 है, ठीक है। तो दोनों मिलके करते ही रह जाते, 2 दिन बाद बी नहीं छोड़ता, तो 30/5 कर देते, दोनों मिलकर 6 दिन में कर लेते, ओके। तो इस तरह से आप जो है पहला क्वेश्चन कर पाए, ओके। यदि आप लोग को समझ नहीं आ रहा है तो प्लीज़ आप कमेंट करें, और यदि समझ आ रहा है तो भी बताएं कि हमें समझ आ जा रहा है, ओके। चलो मिटा लेता हूँ, अगले क्वेश्चन के लिए बोर्ड हम अपना खाली कर लेते हैं, ओके। इस जब तक हम मिटा रहे हैं तब तक आप पिछले क्वेश्चंस को रिकॉल कर सकते हैं, ठीक है। 1 मिनट, कोई इस तरह का व्यवस्था है जो मैं एक साथ ही मिटा डालूँ, इस पे रुक गया है, ये देखो मिटाने का ऑप्शन आ रहा है, एक साथ ही मिटाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो देखो एक साथ मिट रहा है, ठीक है, मिट गया, ओके। अगला क्वेश्चन लेते हैं, देखते हैं हमें जो है किस तरह का क्वेश्चन और कर लेना चाहिए, ठीक है। इस पेज पे यही क्वेश्चन हमने रखा था आपके लिए, अगले पेज पे चलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है मैंने कौन सा रखा था, हाँ ये क्वेश्चन आप देखिए, 14 नंबर का क्वेश्चन, 14 नंबर का क्वेश्चन मैंने आपके लिए रखा था, ठीक है। पेन बदलते रहना चाहिए, मूड बदलते रहता है, ओके। ए और बी किसी कार्य को 12 दिन में करता है, मतलब इससे ये आपको समझना चाहिए ए और बी दोनों एक साथ मिलकर 12 दिन में कर रहा है, बी और सी 8 दिन में कर रहा है, तथा सी और ए 6 दिन में पूरा कर सकता है, तो बी अकेले उस कार्य को कितने दिनों में करेगा। चलो ए प्लस बी कितने दिन, लिख लो यहाँ, आराम से यहाँ लिख लो, ठीक है, अच्छे से। ए प्लस बी कितने दिन, 12 दिन ना, ए प्लस बी कितने दिन, 12 दिन, बी प्लस सी 8 दिन, बी प्लस सी कितना दिन, 8 दिन, ओके। उसके बाद जो है आप जब क्वेश्चन करते रहेंगे एग्जाम हॉल में, तो
इसी तरह से लिख लिया कीजिए पेज पे, ठीक है। C प्लस ए जो है 6 दिन में, C प्लस ए जो है 6 दिन में। सारा रिकॉर्ड हो रहा है या नहीं? हाँ, ठीक है, आप लोग अच्छे से देख भी पा रहे होंगे और रिकॉर्ड भी सही से हो रहा है। ओके, चलो थोड़ा नाइट मोड में था सारा चीज़, उसको मैं डे मोड में कर दिया हूँ। ओके, चलो हाँ, क्या रहा ए और बी, 1 मिनट आ जाऊँ पेज पे। कह रहा है ए और बी 12 दिन में कर लेता है, बी और सी 18 दिन में, सी और ए 6 दिन में। ये क्वेश्चन लेने के पीछे कारण यही है कि इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं और देखने में तो भारी होता है पर प्रश्न बहुत आसान होता है। कैसे करेंगे इसको? सबसे पहले डेज का हम एलसीएम लेंगे, ठीक है। कई बार एलसीएम आप गलत भी लेते हैं, ठीक है, लेकिन एलसीएम के मल्टीपल में ले लेते हैं तो भी वो सही हो जाता है, उसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। अब देखो इसमें कैसे हम फाइंड आउट करेंगे एलसीएम। 12 है तो 12 को हम 6 इंटू 2 लिख सकते हैं, 18 को 6 इंटू 3 लिख सकते हैं और 6 को 6 इंटू 1 लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये देखो 6 कॉमन है इसमें, 6 ले लिए, 1 2 3 है तो 2 इंटू 3, एलसीएम जो है 36 हो गया। मैं इसके बताने के मूड में रहता नहीं हूँ, पर मुझे पता है कि हमारे स्टूडेंट्स जो हैं बिल्कुल थोड़ा नए हैं, इस वजह से मैथ्स में नए हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरे स्टूडेंट्स नहीं हैं, ठीक है। तो देखो अब सारे की कैपेसिटी अलग अलग निकालें, तो 12 3 36, टोटल वर्क अपन टोटल डेज 3 हो जाएगा। ए प्लस बी की संयुक्त कैपेसिटी, बी प्लस सी की संयुक्त कैपेसिटी 2 ही है क्योंकि 36/18 हो गया, लेकिन सी प्लस ए की संयुक्त कैपेसिटी 36/6 है, मतलब 36/6 मतलब 6। ओके, अब देखो, देख रहे हो 2 बार बी भी है, 2 बार ए भी है और 2 बार सी है। ऐड करोगे तो 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी की कैपेसिटी तुम्हें मिल रहा होगा, ठीक है। इधर भी ऐड करोगे तो 3 2 5 6 11, क्या हम लोग पूरा सही जा रहे हैं? 36 को 3, 18 2 और 6 6 6 2 8 3 11, तो ए प्लस बी प्लस सी की कैपेसिटी 11 हो गई, मतलब हाँ 11 नहीं हुई। ए प्लस ये जो 2 टाइम्स है, उस 2 क्यों आया है समझ गए ना, 2 2 बार तो सब था तो इसलिए 2 हम पहले से कॉमन ले लिए, ठीक है। तो ए प्लस बी प्लस सी की कैपेसिटी कितनी हो गई? 11/2। ये होगा कि नहीं हो गया? अब देखो तुम्हें निकालना है बी अलग से, तो ए और सी की कैपेसिटी जो है हम यदि घटा दें तो हमारा काम बन जाएगा। क्या हम लोग सही जा रहे हैं? ए और सी की कैपेसिटी 6 है, यहाँ तो कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रहा है, मैं सही किया हूँ या नहीं? 6 दूनी 12 3 36, ये तो एलसीएम सही है। ओके 6 ये भी ठीक है। 1 मिनट थोड़ा समय दीजिए, 1 मिनट में चेक कर लूँ। दोस्तों एक मिस्टेक जो क्वेश्चन लिखने में हो गया था वो ये है, उसको देखिए। क्वेश्चन में जो है जहाँ हम लोग ये 18 लिख रखे हैं वहाँ 8 ही दिया हुआ है, तो इसलिए हमें इस क्वेश्चन को फिर से करना पड़ेगा 18 पे, क्योंकि कैलकुलेशन एरर आ रहा था। अब सोच रहे हैं हमें कैसे पता चल गया कि कैलकुलेशन एरर है या कुछ ना कुछ गड़बड़ है। देखो ए और सी मिलके ही 6 है और ये सारे 5 ही हो रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं गड़बड़ है, ठीक। तो ये देखो ये हमारा 18 जो देख रहे हो ना आप, ये जो है 18 नहीं है, ये कितना है 8। ओके, तो इसको मिटाना पड़ेगा हमें। अब फिर से हम क्वेश्चन को करते हैं, तो बहुत सारे एरिया हमें मिटाना होगा। ओके ठीक है, अब देखो एलसीएम इस बार देखते हैं कितना हो जाएगा। एलसीएम कितना होगा बताओ? अब तो आप एलसीएम निकालना सीख लिए होगे, ठीक है। तो देखो 12 है 4 इंटू 3 या 2 इंटू 2 इंटू 3 लिखा हुआ है। 12 को 2 इंटू 2 इंटू 3 लिख सकते हैं प्राइम फैक्टर के फॉर्म में। 8 को 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख सकते हैं और 6 को 2 इंटू 3 इंटू 1 लिख सकते हैं, ऐसे ही लिख सकते हैं ना। देखो 2 सब में कॉमन है, एक बार निकाल लो, बाकी चीज़ कोई कॉमन नहीं है, ठीक है, नहीं है ना, तो जो जैसे है वैसे लिख दो। इसमें 2 इंटू 3 है
तो सीधा हम 6 लिख दें तो दिक्कत है आपको? नहीं दिक्कत होना। इसमें 2 इंटू 2 है तो 4 लिख दें, दिक्कत नहीं है। इधर 3 इंटू 1 है तो 3 लिख देते हैं। एलसीएम इतना हो गया, 12 चौक 48 दिया, बताओ। या ऐसे करो 12 और इधर 12, तो 12 बारह 144 होता है, 12 का स्क्वायर। तो टोटल वर्क हमें पता चल गया कितना, 144। ओके, टोटल वर्क कितना हो गया हमारा, 144। अब देखो हम कैपेसिटी निकालना शुरू करते हैं। तो टोटल वर्क अपन टोटल एज 12, ये देखो अब 144 डिवाइड 8 करोगे, आपको पता नहीं लग रहा होगा। देखो इसको हम इसीलिए रखे हुए हैं, ये 8 दिख रहा है आपको, ये 6 4 दूनी 8, तो बाकी जो बच गया वही इधर आ जाएगा, 6 3 18। ठीक है, फिर 6 से डिवाइड करोगे, आपको नहीं पता चल रहा था, 2 इंटू 3 इधर दिख रहा है 6, तो 6 चौक 24 बच जाएगा। ठीक, अब देखो सारे को ऐड करो, 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी जो है तुम्हें कितना दे रहा है, टोटल कैपेसिटी। इधर वर्कर की कैपेसिटी जो है दो टाइम्स है, ये बता रखा हूँ, इसलिए 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी लिख दे रहा हूँ, तो आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इधर देखो 12 18 कितना होता है, बताओ। 12 18 30 होता है, 30 और इधर 24, 54 दे देगा, 54 दे देगा ना, 54 दे देगा। तो हमें 8 4 12 2 14 2 तो 4 1 5 54। तो ए प्लस बी प्लस सी कितना हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी कितना हो जाएगा, 54/2 हो जाएगा। ये 2 इधर आ जाएगा, उधर मल्टीप्लाई में है। ठीक है, तो इधर आकर डिवाइड में 27 हो जाएगा। तो इसका मतलब हुआ कि तीनों की कैपेसिटी कितनी है, 27। लेकिन सी और ए की कैपेसिटी कितनी है, 24। पेन बदल देता हूँ, आप लोग को दिक्कत ना हो। सी और ए की कैपेसिटी कितनी है, 24। लगभग सेम ही हो गया है पेन, इसलिए दूसरा ले लेता हूँ। हाँ, तो सी और ए की कैपेसिटी लगभग लगभग क्या 24 है। तो ये सी और ए 24 है, तो बी कितना है, बी 3 हो जाएगा। अब कह रहा है बी अकेले कितने दिन में करेगा, टोटल वर्क 144 है, लेकिन ये 3 से हमें डिवाइड करना है, तो डेज कितना हो जाएगा, दिन जिसे कहते हैं 144/3 कटेगा जी। 4 4 8 1 9, 3 का विभाजक नियम पालन हो रहा है तो कटेगा। ठीक है, दिख रहा होगा कि नहीं, 3 चौको 12, 2 बच गया, 3 8 24। तो 48 डेज किसको लग जाएगा, उसको क्या नाम है, किसको लग जाएगा, बी को। ओके, आप देख पा रहे हैं ना। तो आंसर में 48 डेज है क्या ऑप्शन में। ठीक है, तो ये देखो 48 डेज है हमारे पास। तो इस तरह से हम जो है इसको सही कर पा रहे हैं ना। ये 48 डेज हमारा हो गया। तो टाइम एंड वर्क का यही 2 क्वेश्चन के माध्यम से आप कंसेप्ट भी सीखे होंगे और क्वेश्चन से जो डर है वो भी खत्म हो रहा होगा आपको। ठीक है, तो इसको आप आराम से करेंगे। अगला जो है सेक्शन है, हाँ, पाइप एंड टैंक है या कुछ और है, देखता हूँ। ठीक है, ये देखो, ये हमारे पास जो है क्वेश्चन है, 1 मिनट। अब जो है क्वेश्चंस जो है ना, वो मजदूरी को लेकर के, कार्य और मजदूरी को लेकर के। तो ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। पहला एक क्वेश्चन बनाने के मूड में हूँ, क्योंकि जो है आप लोग के एग्जाम में कुछ इसी तरह का क्वेश्चन आता है। ठीक है, ए किसी कार्य को 6 दिनों में संपन्न करता है, बी उसे 5 दिनों में संपन्न करता है, काम का ठेका 220 का है, बी को कितने रुपए मिलेंगे। क्वेश्चन समझ पाए, कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है, ये मिटा दो, पहले तो पुराना मिटा दिया जाए, सबूत मिटा दिया जाए। यस, देखो इसको भी पुराना प्रश्न है, आप जान रहे हैं, ये भी अपना मिट गया। ओके, देखो डिजिटल बोर्ड पे पढ़ाने का यही फ़ायदा है, एक क्लिक पे सारा चीज़ मिट जाता है। थोड़ा इन्वेस्टमेंट, बट अच्छी चीज़ है, समय बचाता है। ठीक है, और एनर्जी भी बचत होती है। खैर ज़्यादा तारीफ ठीक नहीं है। ए जो है 6 दिन में करता है, बी 5 दिन में करता है। क्या करता है, ए जो है 6 दिन में करता है और बी जो है 5 दिन में करता है। ठीक है, कौन ज़्यादा अच्छा व्यक्ति है। हाँ, मतलब आप 2 मजदूर को रखे और एक काम दिए उसको, एक कह रहा है कि जो है हम 6 दिन में करेंगे, दूसरा कह रहा है 5 दिन में कर देंगे। तो आप किसको प्रेफर करेंगे, 5 दिन वाले को, क्योंकि उसकी कैपेसिटी अधिक है। ठीक है, तो जिसकी अच्छी कैपेसिटी होती है उसको सैलरी भी अधिक मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए। ठीक है, तो यही बात है,
आपको यही सोचना है। पहले तो इन दोनों का एलसीएम लो, डेज का एलसीएम लेना है, यहाँ भी है तो 30 होगा, इसमें तो दिक्कत नहीं है आपको। इसकी कैपेसिटी कितनी हो जाएगी 5, 30/6 5, और इसकी कैपेसिटी 6। ठीक है, तो हमने पहले ही कह दिया था कि ये अच्छा मजदूर है कि नहीं। मजदूर में ये अच्छा मजदूर है क्योंकि काम जल्दी कर लेता है, इसकी कैपेसिटी 6 है। अब देखो दोनों को मिलता कितना है टोटल, कोई मालिक कहता है 220 रुपये लो और अपने में बांट लो। ठीक है, तो अब कैसे बढ़ेगा, इसको कैसे बढ़े, कैपेसिटी देख रहे हो, टोटल कैपेसिटी कितना है 11। ठीक है, टोटल कैपेसिटी कितना है 11। ठीक, तो इस 11 में ही तो ये बटेगा, टोटल कैपेसिटी जो है उसी के अनुसार। मान लो 11 आदमी होता है, 11 भाग में बटता, प्रत्येक को कितना मिलता है 20-20 रुपये, 20-20 रुपये मिलता। हाँ, 11 से डिवाइड करोगे तो 11 दूनी 22, 20-20 रुपये सबको मिलता। ठीक है, 20-20 रुपये। लेकिन यहाँ जो है एक आदमी का काम, मतलब 5 आदमी काम ए अकेले कर लेते हैं और 6 आदमी का काम बी अकेले कर लेता है, तो 6 20 इंटू 6, 120 रुपये इसको मिलेगा। ठीक है, मैं आप लोग को समझाने के लिए ऐसा किया, लेकिन आप लोग जब करेंगे तो पहले एक का निकालेंगे, 220/11 करके 20 रुपये सारे को मिलेगा, या एक कैपेसिटी पे मिलेगा, तो 6 कैपेसिटी इसकी है तो 6 से मल्टीप्लाई कर दोगे 120 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से करना है। ठीक, तो ये जो है आराम से आप कर पाओगे। ठीक है, समझ ही गए होंगे मुझे उम्मीद है। इस क्वेश्चन को, इस बोर्ड को डस्ट कर लेते हैं। ठीक, कितना स्मार्ट लगता है। ठीक है, ओके। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन हम कौन सा आपके लिए ले रखे थे। ओके, कोई क्वेश्चन आपके लिए रखे होंगे, या हो सकता है जो है एक पेज पे एक ही क्वेश्चन रखा हूँ, ये बात आप याद रखिए। ठीक है, पाइप एंड टैंक से संबंधित हमारे एक स्टूडेंट ने डिमांड भी इसका किया था कि पाइप एंड टैंक से संबंधित क्वेश्चंस करवा दीजिए, तो मैं पाइप और टैंक से संबंधित एक क्वेश्चन करवा रहा हूँ। ठीक है, हाँ, ये क्वेश्चन इसमें मिक्सअप क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन पाइप और टैंक का भारी माना जाता है। ठीक, लेकिन इसे आसान कर सकते हैं हम लोग, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते हैं। और आपको इससे हाई लेवल का पूछता नहीं है, इसीलिए इतने हाई लेवल, जैसे ये क्वेश्चन इससे एक तरह से दुगुना हाई लेवल का है, ये जो है ये हम लोग के लिए छोड़ दीजिए। हाँ, कि लेकिन आप लोग के लेवल पे जो यही प्रश्न आता है तो आप यही प्रश्न करेंगे, ऐसा नहीं कि जो है देखा देखी में बहुत कुछ करने लगेंगे। ठीक है, अब देखो कह रहा है 2 नल एक हौज को 3 घंटे और 4 घंटे में भर सकते हैं। ये बात समझ आ गई। एक नल ए है, दूसरा नल बी है, दोनों एक 3 घंटे। मान लो कि फर्स्ट नल जो है 3 घंटे में, सेकेंड नल जो है 4 घंटे में भर सकती है। ये दो बातें अभी तक हमें इससे समझ आ रहा है। ओके, तथा एक निकास नल 2 घंटे में खाली भी कर सकता है, और एक कमाल का नल लगा हुआ है जो कहता है कि हम जो थर्ड नल जो है वो कहता है हम खाली कर देंगे, तो खाली जब भी हो तो वो माइनस का साइन आप लगा सकते हैं ऐसे। ठीक है, कि खाली हो रहा है ना, भरने में पॉजिटिव है तो पॉजिटिव दिखाते नहीं। अब देखो क्या कह रहा है, अब कह रहा है तीनों एक साथ खोल दिया जाए तो कितना समय में भरेगा। कमाल है, तीनों को हम खोल देते हैं। ठीक है, अब खोलेंगे तो भाई हमें कैपेसिटी पहले पता होना चाहिए कि नहीं, तो कैपेसिटी हम पहले टंकी का जो है वो देख लेते हैं कि कितना भरना है हमें। ठीक है, तो कुछ नहीं, टोटल वर्क हमें कितना है एलसीएम, देखो 3 4 और 2 का एलसीएम क्या हो जाएगा 3 4 और 2, तो 3 4 2 का एलसीएम जो है वो 12 हो जाएगा। ओके, 3 4 2 का एलसीएम 12 हो जाएगा। तो फर्स्ट नल की कैपेसिटी कितना है 4, 12 से 3 को डिवाइड करोगे 4 हो जाएगा, फिर 12 को 4 से डिवाइड करोगे 3 हो जाएगा सेकेंड नल की कैपेसिटी। और फोर्थ नल की कैपेसिटी 6 है, लेकिन ये माइनस में है, ये माइनस में क्योंकि ये खाली कर रहा है, तो ओवरऑल हो कितना जाएगा, तो ये 4 3 7 तो भरने वाला है, लेकिन ये खाली करने वाला 6 है। ठीक है, माइनस में, तो टोटल नेट कितना हो जाएगा, नेट कैपेसिटी 4 3 7 माइनस 6 1 हो जाएगा। ठीक है, और टोटल टंकी भरना है या टोटल कार्य मेरा कितना है 12, और हमारे पास कैपेसिटी कितना है, तीनों यदि एक साथ खोल दिया जाए तो एक ही की कैपेसिटी बचती है, तो टोटल वर्क या टाइम बराबर, टोटल वर्क मेरा 12 है। ठीक है, और कैपेसिटी हमारा नेट कैपेसिटी, नेट क्षमता
कैपेसिटी को जो हमारे हिंदी के बच्चे हैं वो समझेंगे। और मैथ्स में हिंदी और इंग्लिश कुछ होता नहीं है, मैं जहाँ तक समझता हूँ। ठीक है, तो टोटल कैपेसिटी 1 है, तो इसको डिवाइड करोगे तो 12। देखो ऑप्शन में 12 है क्या? है। तो इस तरह से आप जो है इस तरह के क्वेश्चन को भी कर सकते हैं। ओके, जैसे ये देखो, ए और बी दो नल हैं, 36 घंटे और 45 घंटे में भर सकते हैं। दोनों एक साथ खोल दिया जाए तो कितने दिन में? तो सीधे सीधा ए का जो है 36 लिख लो, बी को जो है 45 लिख लो, टोटल कैपेसिटी निकाल लो कितना है। टोटल कैपेसिटी एलसीएम ले लोगे तो कैपेसिटी निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ से देख लेना कैपेसिटी टोटल कितना आ रहा है और इसमें डिवाइड कर देना, कैपेसिटी आंसर आ जाएगा। ओके, मैं उसको करने वाला नहीं हूँ, आपके लिए वो क्वेश्चन था। ठीक है, इस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे आपको। अब हम जो लोग जो हैं रेलगाड़ी वाला क्वेश्चन करेंगे। देखो ये चौथा नंबर का क्वेश्चन मैं आपके लिए लाया हूँ। इसमें दो तरह के कंसेप्ट जुड़े हुए हैं और मैं मिक्स कंसेप्ट वाला ही लाया हूँ, इसलिए कि आप जो है आराम से मिक्स कंसेप्ट जब समझ लेंगे ना तो आप नॉर्मल कंसेप्ट का क्वेश्चन कर सकते हैं। मिक्स कंसेप्ट करने के दौरान ये रहती है ना कि आप जो है नॉर्मल कंसेप्ट भी समझ रहे होते हैं। ओके, तो ये क्वेश्चन हम लोग चलिए किया जाइए क्वेश्चन। ओके ठीक है, क्वेश्चन देखो, पहले बोर्ड मिटा लूँ। बोर्ड मिटाने के बाद ये रहता है ना कि आप जो है पीछे का इन्फॉर्मेशन लिख सकते हैं। तो एक क्लिक में मिटा, नहीं तो दूसरे क्लिक में तो मिटेगा ही, है कि नहीं? ओके, ओह इट्स नीड थर्ड क्लिक, कोई बात नहीं। देखो 150 मीटर लंबा एक रेलगाड़ी 500 मीटर लंबे पुल को पार करने में 30 सेकंड लेता है। ठीक है, 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, 500 मीटर के पुल को पार करना है। ठीक है, तो जो है 370 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेगी? ओके, तो इसको हम लोग देखना शुरू करते हैं। ठीक, हम्म, तो पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा पता है? हम लोग पहले ये करेंगे जो है, आप इस कंसेप्ट को समझिए कि रेलगाड़ी की भी लंबाई है और पुल की भी लंबाई है। इस केस में रेलगाड़ी को करना क्या पड़ेगा पहले ये समझ लेते हैं, फिर क्वेश्चन करेंगे। देखो मान लो ये जो है पुल है, ये पुल है। ठीक, ये कुछ इस तरह का पुल है। ठीक, और एक रेलगाड़ी है, चुक 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 करती एक रेलगाड़ी। अब जो है इस पुल को पार करना है इसको, तो इसका जो है स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ है? यहाँ 1 मिनट, ये कहाँ हो गया? ये पुल था और ये रेलगाड़ी है। ठीक है, जब ये पुल है और ये पुल की लंबाई भी लिख दे रहा हूँ कि जैसे न्यूमेरिकल टाइप में आपको हो जाएगा 500 और 150। ठीक है, ये 500 मीटर की पुल है और 150 मीटर का एक रेलगाड़ी है। ठीक है, अब इस पुल का पार करने का क्या मतलब है? ये पुल पार करने का ये मतलब है कि इसका जो एंड पॉइंट है ना, इस रेलगाड़ी का एंड पॉइंट, ठीक है, ये यहाँ आ जाए, एंड पॉइंट यहाँ आ जाए। ठीक, तो इसका ये मतलब है कि रेलगाड़ी यहाँ से पहले 500 मीटर चलेगा, रेलगाड़ी पहले 500 मीटर चलेगी, फिर उसके बाद जो है ये एंड पॉइंट को पहुँचाने के लिए भी उसको 150 मीटर आगे और चलना पड़ेगा, तब तो इसका जो है इसकी लंबाई यहाँ एंड पॉइंट पे आएगी। तो टोटल इसको रेल को पार करने के लिए इस गाड़ी को कितना चलना पड़ेगा? 650 मीटर। और ये कारनामा करने में वहाँ से रेलगाड़ी को कितना समय लगता है? 30 सेकेंड। ठीक है, तो 650/30 सेकेंड, यही तो इसका स्पीड हो गया, डिस्टेंस अपॉन टाइम जो है यही तो स्पीड हो गया इस रेलगाड़ी की जो चाल है, यही हो गया। ठीक, ओके, आपको चाल पता है रेलगाड़ी की। अब क्या सीन है? अब ये सीन है कि 370 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगेगी। तो अब कितना आसान हो गया आपके लिए जो है, तो जैसे ये प्लेटफॉर्म रहा होगा, प्लेटफॉर्म ये है, यात्रीगण कृपया ध्यान दें, गाड़ी नंबर 1 2 1 3 4 इस प्लेटफॉर्म पे आने वाली है। तो वही जो प्लेटफॉर्म है, हाँ, उस ये जो है उसकी लंबाई 350 मीटर है। ठीक, और इसको भी पार करना है तो गाड़ी को मान लो यहाँ से शुरू करती है रेलगाड़ी, यहाँ से शुरू करती है रेलगाड़ी, तो ये क्या करना पड़ेगा? इसको पार करना पड़ेगा, तो ये 350 और 100 को पार करना ही पड़ेगा।
ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है 1 मिनट, ये क्या चल रहा है, ठीक, बीच बीच में कहाँ से आ जाता है, ठीक। ये 350 और ये 150, टोटल मिला के कितना 500, 500 पार करना है इसको, और चाल हमें पता चल चुका है ये है, तो चाल इसको डिवाइड करना पड़ेगा 650/30। अब आप लोग को दिख नहीं रहा होगा मेरे वजह से, क्योंकि जो है दिख रहा है जी, मेरे वजह से ही दिख रहा है, ठीक है। मुझे लग रहा था मैं कुछ ज़्यादा ही बड़ा तो नहीं दिख रहा हूँ, तो मैं अपने आप को थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ, आप ही लोग बड़े रहें, ओके। थोड़ा सा छोटा कर लूँ जिससे कि आप लोग अपना जो है सॉल्यूशन अच्छे से देख पाएँ, ओके। तो देखो अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ये इसको सॉल्व, ये जो डिवाइड में 30 है ना, ये ऊपर पहुंच जाएगा, तो इसको मिटा के ऊपर लिख दूँ, यहाँ लिख दूँ, ठीक है, मैंने इसको मिटा दिया, आप लोग ये कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो कैसे होगा, ये ख़त्म, ठीक है, ये ख़त्म। एक बार मैं पुल की लंबाई फिर से एक बार देखना चाह रहा हूँ, 370 है, जैसे ही कैलकुलेशन एरर आने लगे वैसे ही समझ जाओ कुछ ना कुछ गड़बड़ है, ये 370 है, ठीक है। अब इसमें 150 जोड़ना है, क्योंकि रेलगाड़ी की लंबाई 150 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, ठीक, ये 520 हो जाएगा, क्योंकि 350 तक 500 थे, 20 और बढ़ा दिए 70 में, 20 तो बढ़ाए होंगे, 520। हमको कैसे पता चला कि ये 370 होगा, एक तो वहाँ लिखा हुआ ये तो है ही, साथ ही हमें 65 दिख रहा था, तो 13 का मल्टीपल हमें कुछ चाहिए था यहाँ, तो 13 चौक 52, ठीक है, 13 पंचे 65, ठीक, 1 0 कट चुका है, 5 चौका 20, 5 6 30, ठीक है, ये 30 है ना, तो 6 चौक 24 सेकेंड उसको लगेगा पार करने में, ऑप्शन में है क्या, ऑप्शन में 24 सेकेंड है, ओके। तो ये आप आराम से समझ गए, समझना सिर्फ ये था कि पुल को पार करना है तो रेलगाड़ी का डिस्टेंस और पुल का डिस्टेंस दोनों ऐड कर लेना है, ठीक है, रेलगाड़ी की लंबाई और पुल की लंबाई दोनों का ऐड कर लेना है। लेकिन जब जो है पोल को पार करना हो, यहाँ मान लीजिए पोल को पार करना है, तो इस रेलगाड़ी को यहाँ से चल के इधर ही आना होगा, ठीक है, तो पोल पार, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये न्यूट्रल मतलब एक तरह से नगण्य है उसकी, मतलब वो पोल की जो है डिस्टेंस, लंबाई, ठीक है, इसलिए वो ऐड या सब्सट्रैक्ट नहीं करेंगे, सीधा जो है रेलगाड़ी की चाल निकालना हो तो सिर्फ रेलगाड़ी की लंबाई में डिवाइड कर देंगे समय को, ओके। तो ये आपको तो समझ गए, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम चलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, और मैं आपके लिए इसमें जो है करूँगा, कौन सा करूँ, मान लो मैं जो हूँ वो करता हूँ 7 और 8 दोनों करूँगा, ठीक है। एक जगह पूछ रहा है तैराक की शांत जल में गति, और दूसरा पूछ रहा है धारा की गति, दोनों हम करेंगे, ठीक है, 7 और 8, क्योंकि इसमें मिक्स कंसेप्ट नहीं मिला मुझे, तो इसलिए 2 क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। आप लोग हम लोग हमारे साथ बने हुए हैं, लैपटॉप डिस्चार्ज हो रहा है, कोई बड़ी बात नहीं है, मैं चार्ज में लगा दे रहा हूँ, ओके, हाँ चार्ज में लग चुका है, ठीक। अब देखो ये कैसा क्वेश्चन है, एक तैराक धारा की दिशा में 6 घंटे में 36 किलोमीटर दूरी तय करता है, एक तैराक 6 घंटे में 36 किलोमीटर दूरी तय करता है, ठीक है, और कहाँ, धारा की दिशा में। अच्छा, धारा की दिशा और धारा की प्रतिकूल दिशा आप समझ लो पहले, ठीक है, इसको मिटा देते हैं, ये रहा मिट गया, फिर से वही बात, डिजिटल बोर्ड का फ़ायदा, ओके, ये गया, आप वहाँ से आप नहीं मिटेंगे, वो भी मिट गया, ओके। धारा की प्रतिकूल और धारा की अनुकूल दिशा में क्या होता है, मतलब देखो मान लो एक नदी है, हम अभी वीडियो जो बना रहे हैं गंगा नदी के आसपास क्या है, तो गंगा जी के नाम लेकर के मैं ये समझ लिया कि नाव मतलब धारा कुछ इस तरह से बह रही है, हाँ, धारा इस दिशा में बह रही है, ठीक है, और जो है एक नाव वाला है वो यहाँ जो है बैठता है और इधर की तरफ ही चलता है, ठीक है, तो इसका स्पीड जो है, ये नाव पे आप गए और इधर ही वो, तो इस केस में यही है धारा के अनुकूल दिशा में, जिस दिशा में धारा चल रही है उसी दिशा में अपना नाव चलाती है, ऑब्वियस सी बात है आपका स्पीड बढ़ जाएगा, क्योंकि आप उसी दिशा में चल रहे हैं, तो धारा की दिशा भी आपको हेल्प करेगा, तो आपकी स्पीड अधिक हो जाएगा। मान लीजिए धारा की दिशा x है
और आपकी मतलब जो है स्पीड y है, तो मतलब धारा की स्पीड x है और आपका स्पीड y है, तो दोनों का मिल के क्या हो जाएगा, x प्लस वाई हो जाएगा, यही होगा ना। लेकिन अब जब धारा के प्रतिकूल नदी इस तरह से बह रही है, ठीक है, नदी कुछ इस डायरेक्शन में है, लेकिन आप अपना नाव जो है कहते नहीं, इस बार गंगा कुछ नहीं, इस बार अपना जो है नाव आप इधर की तरफ ले आएंगे, तो ये धारा की प्रतिकूल दिशा में, धारा की चाल x है और आपकी चाल y है, तो इस केस में जो है y माइनस एक्स हो जाएगा नेट स्पीड, क्योंकि जो है आप नदी में अपना नाव चला पा रहे हैं, इसका मतलब आपका स्पीड अधिक है, तभी तो चला पा रहे हैं, इसलिए y पहले लिख दिए, ठीक है। तो अब ये मानने पे थे इसलिए मैंने मान लिया, ठीक। देखिए नदी बनाया और हमको मछली दिख रहा है, ओके। यदि इसको मैं रंगीन कर दूं तो आपको भी मछली ही दिखेगा। खैर, इसको मिटाते हैं, क्वेश्चन करते हैं, ठीक। मिट गया। कितनी मजेदार चीज़ है डिजिटल चीज़, ठीक है। 1 क्लिक, ओके। अब देखो, एक तैराक धारा की दिशा में 6 घंटे में 36 किलोमीटर चलता है, तो इसका स्पीड कितना हो गया, 36/6, 6 किलोमीटर पर आवर, और धारा की दिशा में। इस बार मैं जो है मान लेता हूँ धारा जो है और तैराक जो है, तैराक की चाल x है और धारा की चाल y है, ठीक है। और धारा की दिशा की बातचीत हो रही है, धारा की दिशा की बातचीत हो रही है, ठीक। अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम, ये भी आप लोग जो अंग्रेजी वाले हैं वो समझेंगे, ठीक है। धारा की दिशा में तो दोनों की x प्लस वाई की वैल्यू कितना है, क्योंकि कह रहा है कि 36 किलोमीटर 6 घंटे में चल रहा है, तो 6 किलोमीटर पर आवर हो गया, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। तो 6 किलोमीटर पर आवर ये हो गया, ओके। अब धारा की प्रतिकूल दिशा में क्या हो जाएगा, देखो यहाँ दे रखा है क्या, 8 घंटे में 40 किलोमीटर, धारा के प्रतिकूल में 8 घंटे में 40 किलोमीटर, तो x माइनस वाई, ठीक है, क्योंकि तैराक की चाल मैंने x माना है, तो प्रतिकूल में मूव कर पा रहा है, इसका मतलब खुद का चाल दिख रखेगा। ये काम कितना, 40 किलोमीटर का काम कितनी देर में हो रहा है, 5 घंटे, मतलब 8 घंटे में, 40/8, 5 किलोमीटर पर आवर। दो चीज़ समझ गया। आपसे पूछा क्या जा रहा है, आपसे ये पूछा जा रहा है तैराक की चाल बताना है, तो मतलब x की वैल्यू बताना है, ठीक है। अब x की वैल्यू कैसे बता पाओगे, दोनों को ऐड कर दो, तो 2x माइनस कुछ नहीं, ये तो कट जाएगा, 0 हो जाएगा, 2x बराबर 6×5=11, ठीक है। x बराबर 11/2, 5.5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, 5.5 किलोमीटर पर आवर है, ऑप्शन में है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन अब तो हमको लगता है आप भी कर पाएंगे। इसमें खाली कह रहा है धारा की गति, ठीक है, धारा की विपरीत दिशा में 16 किलोमीटर 4 घंटे में, मतलब ये वाला इक्वेशन में जो यहाँ धारा की प्रतिकूल की बातचीत हो रही है, हाँ, इसको मैं मिटा दूँ, थोड़ा मिटा देता हूँ, पूरा ही मिटा देता हूँ, क्या फर्क पड़ता है, ओके, पूरा मिटा देता हूँ, नया क्वेश्चन नए तरीके से, ओके। मिट गया। पहली बात कह रहा है धारा की विपरीत, मतलब धारा के प्रतिकूल है तो x माइनस वाई लिखना पड़ेगा, और x तैराक की चाल है और y लिख दे रहा हूँ तई से आप समझेंगे तैराक, और r से समझ लीजिए रिवर, चलिए, ठीक है। तो x माइनस वाई 16/4, 4 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा, 4 किलोमीटर पर आवर, ये तो स्पीड हो जाएगा। और उसके बाद जो है धारा की दिशा की बातचीत हो रही है, तो 6 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा कि नहीं, 36/6, 36/6, x प्लस वाई बराबर 6 किलोमीटर पर आवर। अब देखो ये करोगे तो 2x बराबर 10 हो गया, x बराबर कितना हो गया 5, x का वैल्यू जब 5 है, मान लो यहाँ 5 है, तो y को कितना होना पड़ेगा, ये पहले से 5 है, तो y कितना होगा बताओ भाई, टोटल होना है 6, ये पहले से 5 है, तो इसको 1 किलोमीटर पर आवर होना पड़ेगा। देखो आंसर में 1 किलोमीटर पर आवर दिख रहा है, उपयुक्त में से कोई नहीं आंसर हो जाएगा जब नहीं दिख रहा है, तो यदि आप कैलकुलेट सही करोगे तो आपको दिखा 4 6 10, अच्छा 1 मिनट 4 6 10, मैंने 11 कर दिया क्या, 4 6 10 सही तो है,
ठीक है, तो 1 किलोमीटर बराबर हो जाएगा ना। ओके, तो इसमें से उपरोक्त में से कोई नहीं, इसका आंसर हो जाएगा। ओके, तो इस तरह का भी आंसर हो सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता है। अब हम जो है अनुपात समानुपात का क्वेश्चन करेंगे। पहला ही क्वेश्चन आप देख लो कैसे है, आसान क्वेश्चन है, पहला दूसरा करेंगे, उसके बाद जो है हम अगले पेज पे जो है हमारे पास और क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। पहला जो है हम करते हैं, यही कर देंगे। कह रहा है ए बी सी का अनुपात 3:5 है, तो सी को कितने मिलेंगे, कितने में, 500 रुपये में। देखो जब भी अनुपात इस तरह से दिया रहा तो जोड़ लो, कितना है, 3 2 5 5 10, 10 पार्ट में करना है कितने को, 500 को। ठीक है, तो एक पार्ट को कितना मिलेगा, एक पार्ट को 500/10 मिलेगा, 50 रुपया मिलेगा, है कि नहीं। अब सी को कितना है, 5 पार्ट मिलना है, सी को 5 पार्ट मिलना है कि नहीं, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 250 हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन मुझे बताना है। ठीक, ए बी का अनुपात 3:4 है, बी सी का अनुपात 2:5 है, तो ए बी सी का अनुपात क्या होगा। ठीक, ये लिखता हूँ क्योंकि ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। ओके, इसको मिटा लूँ विद द 1 क्लिक ऑफ दिस स्मार्ट बोर्ड। ओके, देखो ए बी का अनुपात 3:4 है, ए बी कितना है, 3:4 है, इस तरह से लिखा हुआ है। इसको हम a/b = 3/4 लिख देता हूँ, ये अच्छा देखने में लगेगा। ठीक, दूसरी बात क्या है, बी और सी का अनुपात 2:5 है, b/c = 2:5 है, तो लिख दो b/c = 2:5। अब तुमसे पूछ रहा है कि ए बी और सी का अनुपात क्या होगा। अच्छा, इन दोनों में कॉमन क्या है, बी है, ये भी बी है, ये भी बी, यही कॉमन आपको काम देगा। ठीक है, अब बी यहाँ 4 है, यहाँ 2 ही है, तो क्या करना पड़ेगा, यदि इसको भी आप 4 करना चाहते हो तो ऊपर नहीं, मतलब 4 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यही भी 4 हो गया। लेकिन जब आप 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ऊपर में, तो आपको नीचे में 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि वरना तो न्यूट्रल बचेगा ही नहीं। ठीक है, तो ये आपको न्यूली 4:10 हो गया। ठीक है, अब जब ए बी सी की बातचीत हो रही है तो इसमें तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि ये जो है 4 का 4 ही रह गया। एक चीज़ अभी बताऊंगा कि बाय द वे यहाँ 6 होता तो क्या होता, कुछ और बातें बता सकता हूँ। ठीक है, लेकिन अभी स्थिति ये है कि ये 4 का 4 ही रह गया, आपको कैसे भी ये करके बराबर करना है। ठीक है, ये दोनों बराबर करना है, तो कई बार आपको एलसीएम भी लेना पड़ेगा। मान लीजिए यहाँ 10 लिख दिया होता, ठीक है, तो 10 लिख दिया होता और यहाँ 12 लिख दिया होता, उस केस में तो आप कुछ, मतलब पहले ये क्वेश्चन बता लेता हूँ फिर बताता हूँ क्या हो सकता था। ठीक है, तो अब देखो b बराबर हो गया, तो इसका मतलब ए बी सी का अनुपात क्या हो गया, 3 4 और 10, 3 4 10 आंसर है हमारा, 3 4 10 ऑप्शन है। ठीक है, मैं ये कह रहा था कि यहाँ मान लेते हैं अब जो है यहाँ 4 नहीं हो करके क्या है, 12 है। अच्छा, 12 से वो कट जाएगा, इसलिए 12 नहीं रखेंगे, क्योंकि यहाँ 3 है तो 12 रखेंगे तो कट जाएगा। ठीक है, मान लो यहाँ जो है हम क्या रख दें, 3 के मल्टीपल में मान लो 10 है, ये 10 है, और इधर मैं क्या रख दूँ, मान लो 12 रख दिया। ओके, यहाँ मैंने 12 रख दिया। अब आपको देखो दिक्कत हो रही होगी कि अब इसमें मल्टीप्लाई किस चीज़ से करें, क्या करें ना करें। ऑब्वियस बात दिक्कत होनी लाजमी है, तो उसका सॉल्यूशन क्या करते हैं। ठीक है, अभी मैंने क्या परिवर्तित कर दिया, अभी मैंने जो है यहाँ इसको 12 कर दिया बी को, और यहाँ बी को 10 कर दिया। अब क्या करना पड़ेगा, क्या हमें दोनों जगह मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, तो हमें वाकई दोनों जगह कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो दो जो कॉमन है उसका एलसीएम ले लो, जो कॉमन है उसका हमने एलसीएम ले लिया। एलसीएम कितना हो जाएगा, देखो 10 2 × 5, 12 2 × 6, 2 कॉमन है, तो 30 दूनी 60, एलसीएम 60 है। अब इसको 60 करना है तो हमें 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जब 6 से आप नीचे मल्टीप्लाई, ऊपर भी 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 18/60 हो जाएगा। इसको 5 से मल्टीप्लाई करोगे तब जाके 60 होगा, 60/25 हो गया। ठीक है, तो अब 18 60 बी हो गया, ए 18 हो गया, बी 60 हो गया और 25 हो गया। तो ए बी सी का अनुपात 18 60 और 25। इस तरह से कहीं प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था, इसको आप ध्यान रखेंगे। ओके, और आपको यदि समझ आ रहा है
तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और अपने उन साथियों के साथ भी साझा करिए जो है इस चीज़ को का ज़रूरत फ़ील कर सकते हैं। ओके, चलिए हम जो है अ, अगला क्वेश्चन लेते हैं। ओके, ये क्वेश्चन अक्सर आपसे पूछ लिया जाता है। ये क्वेश्चन मान लेते हैं ये क्वेश्चन है। ओके, तो क्या क्वेश्चन है और क्या हो सकता है? ओके, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात 6:1 है। वर्तमान आयु का अनुपात कितना है? 6:1। कितना देर का रिकॉर्डिंग हो चुका है? 45 मिनट का। तो आप लोग यदि यहाँ तक देख पा रहे हैं तो प्लीज़ पूरा वीडियो देखिएगा, क्योंकि अब लगभग हम लोग अंत की तरफ हैं। अंत ये नहीं है कि आपको कहीं से भी अंत दे दूँ। मैं ये चाहता हूँ कि आप इस वीडियो में बिल्कुल जो है सारे के सारे मैथ्स का जो यूजफुल कंसेप्ट है वो समझ लें, सीख लें। ठीक है? इससे ये होगा कि आप क्वेश्चन नहीं गलत करेंगे। क्वेश्चन गलत करते ही आप जो है बहुतों से पीछे चले जाते हैं, क्योंकि मैथ्स का क्वेश्चन जो है यदि सही जिसका आ रहा है वो बिल्कुल सही आएगा, जिसका नहीं आ रहा है बिल्कुल जीरो पे दे जाएगा। ठीक है? तो इसीलिए मैथ्स के साथ थोड़ी प्यार करिए। ठीक है? बाकी जो है दुनिया बाकी चीज़ के प्यार करने के लिए तो है ही। ओके, तो इसको मिटा दूँ। आप लोग इसको नोट कर लिए होंगे, उम्मीद है। मिटाना ठीक चीज़ है। देखो मिट गया। अब देखो ये कह रहा है पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात 6:1 है। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 4:1 हो जाएगी। पुत्र की वर्तमान आयु क्या है? पुत्र की वर्तमान आयु क्या है? तो पहली बात तो ये है, पिता और पुत्र जो है, पिता और पुत्र 6:1 के फॉर्म में अभी की सीन में है। ठीक है, 6:1 के फॉर्म में। कितने साल बाद? 4 साल बाद आयु का अनुपात 4:1 हो जाएगा। 4 साल बाद दोनों की आयु बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? और ये कितना हो जाएगा? 4:1। 4:1। ठीक है, अब देखो यहाँ x लिखना होगा, अनुपातिक राशि मान लेते हैं और इसी को सॉल्व करना है। आप लोग को दिक्कत है सॉल्व करने में, तो आपको जो है यहाँ 1x दिख रहा है और यही पुत्र की आयु है, तो आप ऑप्शन से भी चल सकते हैं, लेकिन बहुत आसान है सॉल्व करना। कोना कोनी मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x + 4 और 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x + 14। ठीक है, अब देखो ये 4 जो है इधर आ गया तो 2x और ये 16 इधर है और ये 4 इधर है, तो 16 में से 4 गया 12। x बराबर कितना हो जाएगा? 6। और यही तुम्हारे बचपू का उम्र हो जाएगा। बचपू का उम्र हो गया 6 वर्ष। ओके, ये हो गया। मैं जो प्रश्न लेके आया था वो प्रश्न कुछ और था। ठीक है, लेकिन इस तरह के प्रश्न आपके आते हैं। मैं जो बतलाना चाह रहा था, कौन सा प्रश्न था जी? मान लेते हैं कि प्रश्न संख्या हम 5 बतलाने की कोशिश करते हैं। ओके, प्रश्न संख्या 5। ठीक है, 4 वर्ष पूर्व ए और बी का अनुपात 11 और 14 है। क्या कंडीशन है? इसको मिटा दूं पहले। ठीक है, 4 वर्ष पूर्व ए और बी का अनुपात 11 और 14 है। 4 वर्ष, 4 ईयर पूर्व की बातचीत है। ए और बी के अनुपात कितना है? 11 और 14। ठीक है, कोई बात नहीं, अनुपात आप हमेशा इस तरह से लिख लो। ठीक है, अब देखो कह रहा है 4 वर्ष बाद 13 और 16 हो जाएगा। एक चीज़ बताओ, ये 4 वर्ष पहले की घटना है। अब अभी से 4 वर्ष बाद की बातचीत होगी, तो इनमें कितना ऐड करना पड़ेगा? ठीक है, 4 वर्ष पहले और अभी 4 वर्ष बाद, तो टोटल 8 वर्ष हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? आप ही समझो। ठीक, अब देखो इसका अनुपात 13 और 16 हो जाएगा। 13 और 16 हो जाएगा, ऐसा आपसे कहा जा रहा है। ठीक, आपसे आप पूछा क्या जा रहा है? ए की वर्तमान आयु। ठीक है, ए की वर्तमान आयु मतलब 11x + 8 की बातचीत, मतलब 4 की बातचीत करनी होगी आपको ना, क्योंकि 11x तो 4 ईयर पहले की बातचीत है और 4 साल बाद करेंगे तब तो। खैर पहले देख लेते हैं
एक्स का वैल्यू निकाल लेते हैं उसके बाद। तो कोना कोनी मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। कोना कोनी हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। 16 इंटू 11x+8 बराबर 13 इंटू 14x + 8, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 16 और 11 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 156। 16 धन 160, 16 धन 160 में 16 ऐड करोगे तो 176 होगा। 156 नहीं, माफ़ करना, ठीक है, 176 होगा। और 16 अट्ठे से कितना होता है? 144। तो ये हो गया। अब देखो 13 और 14 को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा? तो 13 दहन 130 होता है। 130 में 52 ऐड करोगे तो 182। आप लोग सोच रहे होगे कि कैसे ये सारी चीज़ हम कर पा रहे हैं, ठीक है। तो और इसमें जो है 13 अट्ठे 104 होता है, तो वो कर लिया हमने। अब देखो कैसे काम चलेगा। ये 176 है, इधर मान लो इधर ले आए, ठीक है, तो घटेगा ही। और 182 में से 176 घटेगा तो कितना आ जाएगा? 6x। 12 में से 6 6x। और ये इधर जाएगा, 144 में से 104 घटेगा तो 40 होगा। हैं, गड़बड़ कर दी, क्या कहती है? 3 अट्ठा 24, 1 अट्ठा 8, 2 10, 13 दहन 130 और 130 में 13 चौक 52, ठीक है, ये भी सही है। 176 और 6 अट्ठा 48, अच्छा यहाँ कुछ गलती किया है। 6 अट्ठा 48, 1 अट्ठा 8 4 12, 128, 16 अट्ठा 128 होता है, ये माफ़ करिएगा मुझे, ठीक है। तो अब देखो 128 में से 104 घटाएंगे तो 24 हो जाएगा ना। 128 में से 104 घटाएंगे तो 24 हो जाएगा, ठीक। तो आपका इस तरह से पता चल रहा है कि क्या हो जाएगा। एक्स का वैल्यू 24/6 बराबर कितना? 4। अब एक्स का वैल्यू जब 4 लाए हो तो ये ए की आयु जो है, अभी पूछ वर्तमान की आयु 4 वर्ष पहले की आयु 44 है। 11 चौक 44। अभी की आयु में 4 और जोड़ना पड़ेगा तब तो जाके होगा। तो उसकी ए की आयु 48 हो जाएगा। ऑप्शन में है क्या 48? तो देखो है। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन कर लिए, ठीक है। एक बार और सॉल्यूशन दिखा दे रहा हूँ कि आप लोग बैक भी ले जा सकते हैं, ठीक है। और आपको मेरा तरीका पसंद आ रहा है तो आप प्लीज़ इस चैनल को जो है वो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन लेता हूँ। तकरीबन हम कितने घंटे का, कितने देर का रिकॉर्डिंग कर लिए वो चीज़ देख लेता हूँ। हम लोग 52 घंटे की रिकॉर्डिंग, 52 मिनट की रिकॉर्डिंग पे आ चुके हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। ये देखो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो मैं बतलाने का सोचा था वो, देखता हूँ एक मिनट को, कौन सा बतलाने का सोचा था, ये वाला। 25 नंबर कह रहे बिमल और अरुण की आयु का अनुपात 3:5 है और उनके आयु का योगफल कितना मज़ेदार है। तो 10 साल बाद उनके आयु का अनुपात। बहुत आसान क्वेश्चन है। कह रहा है कि इसको मिटा दें, पूरा मिटो भाई, इसका इंतज़ार करते रहते हो, मिट जाया करो। अरे चाचा ये तो अलग से मिटाना पड़ा इसको। कह रहा है कि वरुण, अच्छा विमल और अरुण, विमल और अरुण का आयु का अनुपात कितना है? 3:5 है, 3:5, ठीक है। अब क्या रहा है, दोनों का आयु का योगफल 80 है। अब अनुपात कितना है तो कितने में बटेगा? देखो 8 टोटल अनुपात की बातचीत करोगे तो टोटल 8 था और उसका वैल्यू कितना था? 80, ठीक है। तो 3 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 30 और इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 50, ठीक है। 5 का वैल्यू 50, यही बातचीत है। अब तुमसे क्या कह रहा है, ये पूछ रहा है 10 साल बाद। 10 साल बाद जो है ये भी 10 बढ़ेगा, ये भी 10 बढ़ेगा और ये भी 10 बढ़ जाएगा, ठीक है। तो 40 और 60 हो जाएगा। अनुपात ही तो पूछ रहा है, हाँ। 2×40 भी 60, यही तो बात है। 2:3 ऑप्शन में है क्या? ऑप्शन में है भाई, तुम है 2:3, 3:2 भी दे रखा है तो आप लोग अच्छे देखिएगा। तो वैसे भी जो है, जो पहले से छोटा है वो छोटा ही रहेगा ना अनुपात, तो इसलिए वो वैसे ही रह जाएगा। ओके, अब देखो
हो गया वो। ये प्रश्न सीधे सीधे आया हुआ था। ठीक, तो ये प्रश्न आपको करके दिखाता हूँ कैसे करोगे। ओके, पहले समझो कर प्रश्न को। कह रहा है 2 उम्मीदवारों के बीच कॉलेज में एक चुनाव में एक को कुल वैध मतों का 55% मिला, 15% वोट वैध नहीं थे। अगर कुल वोट इतने थे तो दूसरे उम्मीदवार को कितना प्राप्त हुआ। ठीक है, बात ये कहा जा रहा है कि टोटल वोट कितना था, 1,15,200। कॉलेज में इतना 1 लाख कहाँ से आ जाएगा, ये इतना बड़ा है तो वहाँ 30,000 है। ठीक है, तो 15,200 कुल मिला के वोट था। ठीक है, उसमें कह रहा है कि 15% जो है वैलिड नहीं था। इसका मतलब वैलिड कितना था, 85% ही तो वैलिड था। तो निकाल लो पहले वैलिड वोट कितना था। और प्रतिशत यहाँ से हटाओगे, यहाँ से ये प्रतिशत हटा दोगे, नीचे में 100 डालना पड़ेगा। प्रतिशत यहाँ से हटाओगे तो नीचे में कितना डालना पड़ेगा, 100 डाल दिए। ठीक है, ओके। हाँ, तो निकाल लो वैलिड वोट, इतना ही तो रहा होगा। वैलिड वोट जो भी आएगा वो आएगा। अब कह रहा है कि दूसरे उम्मीदवार को कितना मिला, तो पहले को तो 55 मिल चुका है वैलिड वोट का। तो वैलिड वोट का 55 जब मिल चुका है, 55%, तो 100% में से 55 घटाओगे तो 45% जो है इसको मिलेगा। तो 45 ये तुम इसका निकाल दो, 45। तो ये तुम्हें वैलिड वोट निकल गया, उसका 45% निकाल दो, है कि नहीं। 45%, तो परसेंटेज यहाँ से हटेगा, यहाँ परसेंटेज रहेगा जो हट जाएगा, तो नीचे हमको 100 मिल जाएगा। अब कैलकुलेट करो, ये से पेन ले लूँ, मिटाने वाला से मिटा रहा था, ये 100 से ये सब ख़त्म। और ये देखो, यहाँ से हम ख़त्म करना चाहे तो इसको ख़त्म कर देते हैं, 5 17 और यहाँ से 5 20। ओके, अब देखो 5 चौका 20, 5 9 45, 4 से ये कटना तय है, 4 तिया 12, 3 4 8 32। अब देखो ऑप्शन पहले देखो क्या है, उसके बाद हम ऑप्शन ए को लेकर चलेंगे। 8 7 56, 6 6 9 54, अंत में 4 वाला होगा। तो अंत में 4 वाला है ऑप्शन हमारे पास, अंत में 4 वाला एक ही है, तो यही आंसर होगा। ठीक है, अब मल्टीप्लाई आप अपने से कर लेना। ठीक है, आप अपने से मल्टीप्लाई कर लेना। किस किस को मल्टीप्लाई कर, 38 17 और 9 को मल्टीप्लाई करना है। 38 17 और 9 को मल्टीप्लाई करोगे, देखो उतना आता है कि नहीं आता है। ठीक, तो ये इतना आसान क्वेश्चन था। 1 मिनट बाहर के शोर को थोड़ा नॉर्मलाइज करने दीजिए। ठीक है, आप लोग बाहर की डिस्टर्बेंस से परेशान ना हों। मैं थोड़ी देर के लिए इसको, शोर ख़त्म हो चुका है, अब हम लोग शोर करते हैं। ओके, ये फिर से अगला प्रश्न की तरफ चलते। ये प्रश्न समझ गए कि नहीं। वैलिड वोट 15% नहीं था, इसलिए हमने 85 यूज किया वैलिड वोट। जब वैलिड वोट निकाल लिए तो फिर देखिए कि वैलिड वोट का 55% तो जा चुका है, 45% ही तो दूसरे को मिलेगा। और कैलकुलेशन से बचने के लिए सिर्फ हमने लास्ट डिजिट देख लिया, 8 7 56, 6 9 54। ठीक है, 6 यहाँ आएगा, उसको 9 से मल्टीप्लाई कर तो अंत में 4 ही आएगा। तो कैलकुलेशन से भी आप इस तरह से बच सकते हैं। ठीक है, एग्ज़ाम में लेकिन आप लोग को काफ़ी समय रहता है, इसलिए जो है आपको घबराएं ना कि आप हमारे तरह कैलकुलेट क्यों नहीं कर पा रहे। ठीक है, ओके। ये क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, लाभ हानि में इस तरह के प्रश्न भी आते हैं। ओके, चलो अगला प्रश्न लेते हैं, बोर्ड को साफ कर लेते हैं। बोर्ड महाराज जी साफ हो जाइए आप। हाँ, आपके जो है अगला मित्र इंतज़ार कर रहा है सॉल्व होने के लिए। ओहो, इतना समय लोगे कि ये अलग अलग करके आपको मिटाना पड़ेगा। अभी देखिए कुछ और, मैं क्योंकि ये सिस्टम जो है बोर्ड वाला थोड़ा सा नया है, तो आप लोग एडजस्ट करेंगे, है कि नहीं। तो मैं भी इसको बोर्ड वाले सिस्टम को, बाकी तो मैथ्स के लिए तो आप हमारे पुराने वीडियो देख सकते हैं जो आज से 3 साल पहले 4 साल पहले रिकॉर्डेड है। हाँ, मैथ्स से इतना पढ़ाता हूँ बताता हूँ, तो मैथ्स में तो कोई बात ही नहीं है, आपको टेंशन लेने की बात नहीं है। हाँ, टेक्नोलॉजी के साथ मैं भी कदम से कदम मिला रहा हूँ, तब आपको डिजिटली पढ़ा पा रहा हूँ, है कि नहीं। तो ये वाली बात है। अब देखो, कह रहा है एक व्यक्ति 5 रुपये में 6 के भाव से पेंसिल खरीदता है,
₹5 में 6 के भाव से पेंसिल खरीदता है, ₹5 में 6 के भाव से, और ₹6 में 5 के भाव से बेच देता है, ₹6 में 5। मान लो कि ₹5 में 6 के भाव से पेंसिल खरीदा। क्या कह रहा है? ₹5 में 6 के भाव से खरीदा, ठीक है। मान लो कि वो 30 पेंसिल खरीदा होगा। कितना पेंसिल खरीदा होगा? तो कितना रुपया देना पड़ेगा? कि ₹5 में वो 6 खरीद लिया होगा, तो 30 पेंसिल के लिए उसे ₹25 देना पड़ेगा, है कि नहीं? हाँ, 30 पेंसिल, इसको 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो इसको भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि नहीं? तो ₹25 इन्वेस्ट किया, मतलब CP कॉस्ट प्राइस उसका 25 हो गया। ये बात तो आपको समझ आ गया। और दूसरी बात कह रहा है ₹6 में 5 के भाव से बेच दिया। अब क्या कह रहा है? ₹6 में 5 ही बेच रहा है, ठीक है। बेचना उसको कितना है? 30 बेचना है ना जी, 30 खरीदा था, तो 6 पंचे थे, इसको करना पड़ेगा। ₹36 में वो बेच रहा है, 25 में खरीदा है, 36 में बेच रहा है। अच्छी बात है भाई। तो ये SP हो गया। तो प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ है? तो इसको प्रॉफिट हुआ है। दुकानदारी सीखना है तो इनसे आप सीख सकते हैं, ठीक है। प्रॉफिट कितने का हुआ? ₹36 में बेच रहा है, 6 में से 5 गया, ₹11 का प्रॉफिट हुआ। पूछ क्या रहा है? कह रहा है उसका लाभ प्रतिशत कितना है। तो लाभ प्रतिशत देख लो, ₹11 प्रॉफिट हुआ, ₹25 लगाया था, इंटू 100, ठीक है। लाभ बट्टा CP मतलब कॉस्ट प्राइस मतलब क्रय मूल्य, इंटू 100, 25 चौक 100 होता है। हाँ, अच्छा, इधर भी लिखाता है 11 चौक 44%, ठीक है। तो ये इस तरह से हमारा 44% हो जाएगा, ठीक है। तो अब जो है बस मैंने यही दोनों को मल्टीप्लाई इसलिए कर दिया कि आप लोग का कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। ओके, अब देखो, मैं और एक प्रश्न जो है ये वो करने के लिए लाया था आपके साथ। ये प्रश्न मान लो मैं करता हूँ, ये वाला, ये वाला, ठीक है। 28 नंबर, 12 वस्तु, मैं तो करने के लिए ये भी कर सकता था, ठीक है, लेकिन आपको कैलकुलेशन आसानी से दिखाने के लिए मैं ये कर रहा हूँ। 12 वस्तु का विक्रय मूल्य 9 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है। इस तरह के प्रश्न बहुत बार पूछे जाते हैं। क्या कह रहा है? इसको मिटा लो। ओहो, ये है कि जहाँ लिखे रहें आप वहीं मिटेगा ये। ओके, तो ये हम पहले मिटा ले रहे हैं। मिट गया। अब क्या रहा है? 12 वस्तु का विक्रय मूल्य 9 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है। 12 वस्तु का विक्रय मूल्य होता है SP, ठीक है। 12 वस्तु का विक्रय मूल्य 9 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है, 9 वस्तु का CP। तो जहाँ SP दिख रहा है ना आपको, उसको उलट पलट दो, ठीक है। मतलब 9 CP के बगल में तो SP समझिए 9 है, ठीक है, और 12 समझिए क्या है, CP, ठीक है। उल्टा दिए, ये काम आपको करना है। इस तरह का प्रश्न में यही काम करना है, ठीक है। अब समझो कि ₹12 में खरीदे हो और ₹9 में बेच रहे हो, सेलिंग प्राइस ₹9 है, तो प्रॉफिट हो गया, लॉस हो रहा है तो लॉस हो रहा है। कितने का हो रहा है? ₹3 का हो रहा है। CP कितना है? 12 है, डिवाइड करना पड़ेगा, इंटू 100, 3 चौक 12, इसको तो 25% की हानि हो जा रही है। 25% ऑप्शन में है, तो यहाँ लाभ के फॉर्म में भी दिया रहेगा, तो उसको आप अपना ऑप्शन देखिएगा। ओके, इस तरह से ये हमने कर लिया। अब जो है मैं प्रश्न करूँगा ब्याज वाला, ठीक है। आप लोग सोच रहे हैं कि भाई इतना फास्ट, भाई बिल्कुल, और क्या, जल्दी जल्दी हम लोग को निकलना है। ये देखो, कह रहा है कि कोई साधारण ब्याज पर 15 वर्षों में 3 गुना हो जाती है, तो कितने वर्षों में 5 गुना हो जाएगी, ठीक है। तो ये देखो 15 वर्ष में जो है 3 गुना हो जा रही है। हाँ, तो इसको समझने की कोशिश करते हैं। पहले मिटा लेते हैं। इस बार वो निकली, मिट गया, अच्छा लगा मुझे। कह रहे कोई धनराशि 15 वर्ष में 3 गुना हो जाती है। कोई भी धनराशि है 15 वर्ष में उसको 3 गुना हो जाती है। कोई भी धनराशि मान लो X थी, वो 15 वर्ष में 3 गुना हो जाने का मतलब कितना? 3x, है कि नहीं?
15 वर्ष में 3 गुना हो गई, इसका मतलब यही हुआ। अब कह रहा है उसको कितना हो जाना, 5 गुना। एक्स है, उसको 5 गुना हो जाना है, 5x। अच्छा, यह इंटरेस्ट कितना हुआ, मूलधन एक्स था और जो है वो 3 गुना हो जाने का मतलब मिश्र धन जो है 3x है, तो ब्याज कितना हो गया, ब्याज जो है 2x है, ब्याज है। इधर ब्याज कितना है, 4x, ठीक है, 4x। अब आपसे प्रश्न क्या पूछ रहा है, देखो, जब साधारण ब्याज की बातचीत हो तो वृद्धि जितना दिन में पहले हुआ उतने ही दिन में और होगा, ठीक है। तो ये देखो, यही तो वृद्धि है, ब्याज ही तो उसकी वृद्धि है। तो अब देखो उससे दुगुना वृद्धि चाहिए इसको, तो ये काम 15 दिन में 2x वृद्धि हुई है 15 साल में, तो अब हमको जो है 4x की वृद्धि करवानी है, तो हमें 30 साल लगेगा कि नहीं लगेगा, सीधा सीधा आंसर, हाँ, इसका आंसर 30 साल हो जाएगा। ओके, एक क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन है, वो बताता हूँ, क्योंकि आप लोग के लेवल पे ये प्रश्न पूछ लिया जाता है, ठीक है। 13 नंबर प्रश्न देखो, आसान सा प्रश्न है, आप इसको जब वो आता है तो इसको स्किप भी कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि हर एक क्वेश्चन को देखना ज़रूरी है, मैं आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बता रहा हूँ, इसलिए बताना पड़ रहा है। ओके, 45,000 रुपया 77,400 हो जा रहा है, मतलब पी जो है 45,000 है और अमाउंट जो है वो 77,400 रुपये। अमाउंट कितना है, 77,400 रुपये। 8 वर्षों में ये कांड होता है। टाइम कितना है, 8 ईयर, ठीक है। आपसे पूछ किया जा रहा है प्रति वर्ष ब्याज की दर 8% पूछ रहा है, आर बराबर पार्ट, ठीक है। पहले देखो प्रिंसिपल दिया हुआ, अमाउंट दिया हुआ, तो यहाँ से इंटरेस्ट निकाल लोगे। इंटरेस्ट क्या होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, घटाओ 0 0, 4 में से 0 गया 4, 7 में से 2 गया, 7 में से 5 गया 2 और 7 में से 4 गया 3, 32,400 रुपये का ब्याज हुआ, ठीक है। आप जानते हैं ब्याज बराबर क्या होता है, आई बराबर होता है PRT अपन 100, पेन लॉक हो गया, नहीं, PRT अपन 100 होता है, ठीक है। आई आपको पता है, P पता है, T पता है, तो R निकाल लेंगे, तो R बराबर कितना हो जाएगा, I इंटू 100 अपॉन P/T, ये हो जाएगा बराबर R, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, कुछ मिटा लेता हूँ, कुछ एरिया, ठीक है, कुछ एरिया मैं मिटा लिया अपने लिए, ओके, कि इस पर लिख पाऊँ आराम से, या फिर इसको वो कर लेता हूँ, देखो कोई नहीं यार, देखो आई कितना है, आई हमारा 32,400 है, थोड़ा छोटा लिख देता हूँ, और इंटू 100 अपॉन पी कितना है हमारा 4500 और 45,000, और टी कितना है हमारा 8 है, ठीक है। अब देखो कट पीट करो तो ये 2 से 2 सुना से 2 सुना, 1 सुना से 1 सुनता, ख़त्म। अब देखो हमारा कट पीट करना है, ये 8 से कट जाएगा, ठीक है, क्योंकि जो है अंतिम 3 डिजिट 8 से डिविजिबल है, 240 है ना, तो 8 से डिविजिबल है, 8 चौक 32, 0 हो गया, हाँ, और 8 पंच 405 हो गया, ये कटेगा, हाँ, 5 से 25, नहीं 9 से कट जाएगा, ठीक है, तो 9% हो जाएगा आंसर, 9%, ठीक। तो इस तरह से हमने कर लिया। अब जो है हमारा प्रश्न है कि नहीं, ये हमारे पास प्रश्न है, औसत का 1-2 प्रश्न बता देता हूँ, ठीक है, उसके बाद हम लोग छुट्टी पे चले जाएंगे, ठीक है। तो हम लोग सारा अंगित गणित एक साथ कर लिए, ठीक है। ये देखो 6 संख्याओं का औसत 55.5 है। यदि एक नई संख्या जोड़ दी जाती है तो 47 हो जाता है, तो नई संख्या कितनी है, 6 संख्या का औसत कितना है, 6 संख्या का औसत, इसको मिटा दूँ, बहुत आसान सा प्रश्न है वो, ओह मैं तो भूल ही गया था कि ऐसे भी मिटा सकता हूँ 1 क्लिक में। 6 संख्या का औसत 45.5 है, 7वां संख्या आ जाता है तो औसत जो है
मतलब टोटल जो मतलब 7th संख्या आता है, लेकिन संख्या टोटल 7 हो गया, उसका एवरेज 47 हो जाता है। यही ना कह रहा है, कितना है 47 हो जाता है। तो 7th संख्या कौन सा ऐड हुआ है? देखो टोटल पहले कितना था, ये 45.5 इंटू 6 ऐड करोगे, मतलब मल्टीप्लाई करोगे तो 5 छक का 0 हो गया, 5 छक 30, 3 पहले से बचा है तो 33, 4 छक 24, 3 27, 273 हो गया, 273 ये है। ठीक, इसको मल्टीप्लाई करके इसको मल्टीप्लाई करोगे, 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 7 सत्ते 49, 4 सत्ते 28, 28, 28 4 32, ठीक है, 329 माइनस 273 घटाओ तो 9 से 3 गया 6, 12 से 5 गया, 12 से 7 गया 5, ठीक है, 56 ऐड हुआ है। ये ऑप्शन में है 56, 56 है ना, ये देखो, तो यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक और प्रश्न मैं सोच के आया था, मान लीजिए ये वाला, ये 3 संख्या का औसत 77 है, इसको मिटा लेता हूँ। अब देखो कह रहा है 3 संख्या का औसत 77 है। 3 संख्या का औसत कितना है? 3 संख्या का औसत 77 है। ठीक, कोई बात नहीं। क्या प्रथम संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी है, दूसरी संख्या तीसरी संख्या की दोगुनी है? ठीक है, पहले तो तीसरी संख्या x मान लो, तीसरी संख्या x मान लो, तो सेकंड संख्या कौन कितना हो जाएगा? तीसरी संख्या की दोगुनी है, तो दूसरी संख्या तीसरी की दोगुनी है, तो ये 2x हो जाएगी, 2x। अब जो है प्रथम संख्या दूसरी की दोगुनी है, तो प्रथम जब दूसरे की दोगुनी है तो दूसरी 2x है, तो फर्स्ट कितना हो जाएगा 4x। अब देखो ये हो गया तुमको, और ये औसत दे रखा है, तो टोटल कितना है, टोटल है कितना, ये TOTAL, ठीक है, 77 इंटू 3 है, 70 या 100, 210 कोई नहीं, 7 21, 7 21 2 23, 231, ठीक है, 7 21, 7 21 2 23, 231, और ये तीनों का ऐड करके भी तो 231 होना चाहिए, तो 2 4 6 7, 7x बराबर 231, तो x बराबर 231/7, 7 21, 7 21, 33 हो गया। x का वैल्यू तुमसे पूछ क्या रहा है, तुमसे पूछ रहा है पहली संख्या कितनी है, तो पहली संख्या 4x है, तो 33 इंटू 4 23 चौके 120, और 120 में 12 ऐड करोगे तो 132, ठीक है, तो x आंसर 132 हो जाएगा। ठीक, तो इस तरह से हम लोग जो है लगभग जो है सारा अंकगणित जितना पॉसिबल था हमने कर लिया, और इसी लेवल से आपको प्रश्न पूछ रहा है, इसलिए इससे हाई लेवल में करवाऊंगा नहीं। ठीक है, यदि आप लोग चाहेंगे और आपको लग रहा हो कि किसी हाई लेवल करना चाहिए, तो प्लीज़ हमें बताएंगे, हम जो हमारे पास तो क्वेश्चन का भंडार है, हाँ जितना आप कहेंगे उतना आपको बताते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए, थैंक यू वेरी मच, और आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत 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 ज़्यादा शुभकामनाएँ, और आपका सिलेक्शन ज़रूर हो। इसी नोट के साथ हम इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। चलिए, मिलेंगे किसी और वीडियो में, और इतना समय दिए आप बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है।